उनकी बस एक ही मांग थी, या तो तुम उनकी बेटी को डिवोर्स दो या फिर वो तुम्हें जान से मार देंगे। जैन की बात पर वो ठहाका लगाकर हंसा था। उसे हवेली वालों की उस बचपन जिद का मजाक उड़ाया गया था। उन्हें क्या लगा था, माहिर को मौत की धमकी देंगे? उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को लेकर नहीं आया तो मैं भी नवीन का पीटा नहीं। उसकी आंखों में जिद और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वे लोग अभी तक माहिर को जानते नहीं थे। इसी तरह ये सब बोल रहे थे, तुम अब क्या करने का इरादा रख रहे हो? जैन को उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैं तो अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। उसकी बात पर उन दोनों ने आंखें फाड़े उसे देखा था, जैसे उसकी दिमागी हालत पर उन लोगों को शक हो। ये नामुमकिन है, इस वक्त अभी पहला मामला नहीं सुलझा तो फिर से ये सब करने? उस हवेली वालों के इंतकाम के आग को और ज़्यादा हवा दोगे? माहिन ने चिंतन के बेटे यथार्थ की अच्छी खासी धुलाई की थी, जिसकी वजह से वे लोग अच्छा खासा गुस्सा भी थे। बहुत नुकसान हो सकता है माहिर। जैन साहब अपनी जगह से आगे होते बड़ी फिक्रमंदी से बोले थे। क्यों? अब अगर माहिर ने कोई बात कही थी तो वह ऐसा करने का इरादा भी रखता होगा, इसलिए जैन साहब का इतने घबराहट का शिकार होना जरूरी था। मैं नहीं डरता उन हवेली वालों के धमकियों से। आप ही उनके डर को अपने अंदर समाकर बैठे हो। मैं कभी भी उनके धमकियों में नहीं आने वाला। अब माहिर अपनी जगह से उठता हुआ विंडो के सामने आकर खड़ा हुआ था, जहां डूबता हुआ सूरज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह नाजुक सी लड़की जिस कैद खाने में बंद थी, वहां ना तो सूरज को उगते देखा जा सकता था, ना ही डूबते देखा जा सकता था, और ना ही वह रोशनी को देख सकती थी। ये भला कैसी जिंदगी थी? माहिर की कनपटी के नस फट रहे थे। अपनी पत्नी को ऐसी जगह पर और ज़्यादा रहने नहीं दे सकता था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था, मगर अभी तो उसका दिल उस खूबसूरत हसीना को मिलने को बेताब था। माहिर ने कभी अपनी किसी इच्छा को दबाया नहीं था। उसे खुलकर जीने की आदत थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जैन साहब उठकर उसके करीब आते पूछ रहे थे। बस एक मिलन का इंतजाम करो, वह बहुत ही प्यारे अंदाज में बोले। अच्छा, और फिर तुम्हारे ससुर जी का क्या होगा? वह मान जाएंगे? फूलों का हार से तुम्हारा स्वागत करेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि वो क्या पूरी हवेली मेरी स्वागत करेगी तो? वह आश्चर्य भरे शब्दों में बोला था। जैन ने अपने होंठ बींचे। उसे देखा। मेरा पैगाम भिजवा दो। उस हवेली के लोगों के तरफ मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। ऐसे कैसे? मैं अपनी पत्नी से मुलाकात चाहता हूँ, ऐसे कैसे माहिर? जैन साहब को उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा था। अरे भाई साहब, पूरी बात तो सुन लो। उसकी आदतों को वो पूरा जानता था, फिर भी मुस्कुराते हुए उसकी अगली बात सुनकर तो जैन साहब का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उस हवेली में सीधा माहिर ने एक पैगाम भेजा था। वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। माहिर की शादी बचपन में हो चुकी थी। अब दुश्मनी बहुत तगड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस बच्ची का डिवोर्स करवाना चाहते थे। विराज साहब के खास आदमी ने उनके आने की खबर दी। अच्छा, और उसे लगता है कि हम उसे मिलने देंगे? चिंतन साहब ने अपनी बड़ी मूँछों को ताव दिया। उन्होंने कहा कि वह आपकी बेटी को डिवोर्स की बात मानने को तैयार नहीं। अगर खुद उनकी पत्नी अपने मुंह से ये सब कह देगी तो वह ऐसा ही करेंगे जैसा वह चाहती है। क्या सच में? विराज साहब एकदम आगे होकर बैठे थे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी मिलन की घड़ी रखवाओ, बल्कि कल ही उनके मिलन का बंदोबस्त करवाओ, विराज साहब ने बड़ी गुस्से भरे शब्दों में कहा था। जबकि वहाँ उनके आदमियों में माहिर का एक आदमी मौजूद था, जिसने जल्दी माहिर तक ये खबर पहुँचाई थी, और वह ठहाका लगाते हुए हंसा था। वह अकेला मिलने नहीं आ रहा था, वह भी साथ जा रहा था। मैंने तो सुना है कि विराज हवेली में औरतों को बहुत पर्दे में ही रखा जाता है, तो फिर ये सब क्या है? गाड़ियां जंगलों से होती हुई अंदर की तरफ बढ़ रही थी, जब जैन ने वहां आसपास काम करती औरतों को देखते ही बड़ी हैरानी में कहा था, यही तो डबल स्टैंडर्ड है इस हवेली के मर्दों के अंदर। वे पर्दा सिर्फ अपनी औरतों को करवाते हैं, और यहाँ काम करने वाली मजदूर नौकरानी को वह यूं ही लोगों के सामने भेज देते हैं। विनीत साहब ने गुस्से भरे शब्दों में जवाब दिया था, जबकि उनके साथ माहिर बिल्कुल चुप था। वह यहाँ आने से पहले यहाँ की बहुत सारी जानकारी ले चुका था। उनका कोई खास स्वागत नहीं किया गया था, जिसकी उन्हें अच्छे से उम्मीद पहले से ही थी। वे पाँव छूते ही, विराज साहब आपकी विनती है। अब जैन साहब आगे बढ़ते उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया था, जो बहुत घमंड के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान बैठे थे। सबसे आखिर में खड़े माहिर को देख रहे थे, जिसकी पर्सनैलिटी से उन समेत वहाँ बैठा हर आदमी उसे देखता ही रह गया था। यथार्थ भी वहीं मौजूद था। वो बड़ी मनहूसियत से अपना सर और पैर आगे पीछे कर रहा था, क्योंकि उसी की धुलाई उन लोगों ने की थी।
जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। चलिए आ गए हैं तो बैठिए, उनके नमस्ते का जवाब देते उन्होंने बैठने का इशारा किया था, जबकि उनकी निगाहें माहिर पर टिकी हुई थी। वह उनसे बात करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह उसके चेहरे पर छाया घमंड जैन साहब भी कहीं ज़्यादा था। हम यहाँ आपकी महफिल में बैठने नहीं आए हैं। जिस मकसद के लिए आए हैं वह ज़रा जल्दी पूरा कर दो। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं वैसे आपको अपनी ही हवेली में इतना डरा हुआ देखकर बहुत परेशान हूँ। ये इतने सारे फौज बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ भरे हुए हॉल को देखते हुए बोला था, जबकि उसकी पत्नी समेत वहाँ बैठे उस हवेली के सारे मर्द गुस्से से उबल पड़े थे, मगर उनमें से कोई कुछ नहीं बोल पाया था। जैन ने सबको सख्ती से मना कर रखा था। जैन उस आदमी का रोब और दबदबा देख कर ही डर जाते थे। उन्हें ये काम अब और ज़्यादा मुश्किल लगने लगा था। विराज साहब ने अपनी पोती का चुनाव क्यों किया था, उसका यही निडर पर अंदाज देखकर वे अच्छे से समझ चुके थे कि उस आदमी को हराना मुश्किल होने वाला था। मगर वह भी विराज साहब थे। अपने आगे आज तक किसी को जीतने नहीं दिया था। रुक्मणी, औरतों को बोलो कि स्नेहा को नीचे लाए। चिंतन साहब ने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया था। रुक्मणी देवी के जाने के कुछ देर के बाद ही जैन उसे अपने साथ आने का इशारा करते वहाँ से उठे थे। जैन और माहिर को वहीं पर रोक लिया गया था। माहिर को उस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वह उस लड़की को देखे जो उसके नाम से जुड़ी बैठी थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसका ही अधिकार था और उसे ही सबसे ज़्यादा छुपाकर यहाँ रखा गया था। चिंतन साहब के साथ जैसे ही एक रूम में दाखिल हुआ, अंदर का मंजर देखकर उसका मूड एक पल में बिल्कुल बिगड़ कर रह गया था। फर्श से लेकर छत को छूता एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया था। उसके पीछे कौन था उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था। उसके दूसरी तरफ स्नेहा के साथ बैठी बबीता और सीमा देवी ने कमरे में बिखरती महक पर एक दूसरे की तरफ देखा था। कदमों की भारी चाप पर्दे के उस पार आकर रुकी थी। स्नेहा जो खुद को पत्थर किए बैठी थी, उस पल न जाने डर से वह भी कांप गई थी। उस पर्दे के पार आपकी पत्नी मौजूद है, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। उसकी सवालिया निगाहों के जवाब में बबीता ने उसे जो बात कही थी, माहिर ने बड़ी अजीब सी निगाहों से उनकी तरफ देखा था। आपके विराज हवेली में औरतें अपने होने वाले पत्नी से भी पर्दा करती हैं क्या? उसकी गंभीर आवाज़ पर्दे के उस पार भी गूंज रही थी। ये पर्दा हटाइए, मैंने अपनी पत्नी से आमने सामने बैठकर बात करनी है। उसके गंभीर शब्द भरे अंदाज पर स्नेहा ने घबराकर बबीता और सीमा देवी की तरफ देखते उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसकी कांपती आवाज़ बहुत मध्यम हुई थी, मगर फिर भी पर्दे के बिल्कुल पास खड़े माहिर की मर्दानी आवाज़ से वह सुरक्षित नहीं रह पाई थी। ये आवाज़ इतनी प्यारी और लुभानी थी जो उसके अंदर समा गई थी। माहिर का दिल बेकाबू ही और ज़्यादा तड़पने लगा था। उसका दिल किया कि उसकी आवाज़ को सुने। आपको ऐसे ही बात करनी होगी। हमारी बेटी बहुत ही शर्मो हया वाली है। जब उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है तो वह आपके सामने क्यों आएगी? चिंतन साहब भी अपनी बात पर डटे खड़े थे। स्नेहा की ढारस बनी थी। उसने अपनी सफ़ेद खूबसूरत कामदार शॉल मजबूती के साथ अपने चेहरे के ऊपर गिरा लिया था। उसकी गुलाबी दूधिया हथेली डर से कांपने लगी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रिश्ता ख़त्म करने का इरादा रखता हूँ? जिस बात का फैसला अभी तक मैंने खुद भी नहीं किया, उसके बारे में आप कैसे जान सकती हैं? आपने मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया है क्या? माहिर का शब्द एकदम से सख्त हुआ था। स्नेहा थरथर काँपने लगी थी। उसने बबीता का हाथ और ज़्यादा मजबूती से थाम लिया था, जो आंखों में गुस्सा का असर लिए बबीता की तरफ देख रही थी। वह भी अपने दामाद की झलक नहीं देख पाई थी, मगर जिस दिलेरी और निडर के साथ ये आदमी चिंतन साहब के आगे डटा खड़ा था, उन्हें बातें सुना रहा था, सीमा देवी को एक हौसला सा मिल गया था। यह आदमी इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। मुझे अपने पत्नी को आमने सामने देखकर उसका जवाब लेना है। क्या पता पर्दे के उस पार आप लोग उस पर कोई दबाव डाल रहे हों। चिंतन साहब से आज तक कभी किसी ने इस तरह हिम्मत नहीं की थी जिस तरह यह आदमी कर रहा था। उनका सब्र अब जवाब देने लगा था। यह आदमी उनके रौब में आने के बजाय उन पर रौब झाड़ रहा था। अच्छा, आपको लगता है मैं आप पर इतना भरोसा करता हूँ? मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि पर्दे के उस पार बैठी लड़की मेरी पत्नी होगी? क्या पता वो मेरे साथ आना चाहती हो और आप किसी और के जरिए मना करवा रहे हों। पर्दे के उस पार बैठी लड़की मेरी पत्नी है, इस बात का विश्वास दिलवानी होगी। फिर मैं अपना फैसला देने से पहले कुछ सोच सकता हूँ। वह इस वक्त वाइट कपड़ों के साथ कंधों पर काला शॉल डाले खड़ा वह इन सब से डटकर बात कर रहा था। उसके नैन नक्श में छुपा गुरूर उन्हें एक आंख नहीं भाया था। पूछिए, आपको जो पूछना है।
मुझे पूरा विश्वास है आपकी तसल्ली हो जाएगी। चिंतन साहब बहुत सब्र से बोले थे। अंदर बैठी औरत भी अपनी जगह हैरानी रहे बिना रह नहीं सकी थी। ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी था जिसके आगे चिंतन साहब भी बेबस हुए पड़े थे। मुझे नाम जानना है आपका, माहिर ने पर्दे को सर्द निगाहों से घूरते अपने गंभीर शब्दों में पूछा था। वह पर्दे के उस पार खड़ा था, मगर स्नेहा को पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे उसके सामने खड़ा हो उसने अब तक अपने पापा और ताऊ और भाइयों से बात की थी। उसकी हालत कभी भी ऐसी नहीं हुई थी, मगर उस वक्त उस आदमी का सीधा खुद से बात करना उसकी हालत बहुत बुरी कर गया था। हमारा नाम स्नेहा चिंतन है। बहुत टाइम के बाद कांपता हुआ शब्द माहिर के कानों से टकराया था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वह दुनिया के हर देश के कोने में गया हुआ था। इतनी हसीन आवाज़ उसने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी थी। उस लड़की को देखने की इच्छा अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। नहीं, आप गलत कह रही हैं। लगता है आपको ठीक नाम नहीं बताया गया था। उसकी बात पर स्नेहा ने घबराकर सीमा देवी की तरफ देखा था। इसका नाम स्नेहा ही है। चिंतन साहब अपनी मुट्ठियाँ भींचे उसे घूर कर रह गए थे। बहुत प्यारा नाम है, बहुत पसंद आया है मुझे, मगर गलती आपकी है। आपको उन्हें बताना चाहिए था कि उनका पूरा नाम स्नेहा माहिर होना चाहिए। उसकी बात सुनते स्नेहा के चेहरे पर नागवारी असर उभरे थे। उसे ये आदमी अपने पापा से ऐसी बात करता बहुत बुरा लग रहा था। चिंतन साहब उस वक्त यही चाहते थे, वह उनकी बेटी को डिवोर्स देकर यहाँ से चला जाए। इसलिए वो बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहे थे, वरना उस लड़के की अकड़ देखकर उनका दिल तो चाह रहा था अभी उसे हवेली से निकाल दे और दोबारा कभी अपनी बेटी का नाम भी उसकी जुबान पर न आने दे। वह बहुत ही हिम्मत के साथ सोफे पर बैठ चुका था। इस पर चिंतन साहब की बेइज्जती दिखाई दे रही थी। उनके होते हुए आज तक कभी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी। उनके बैठने के बाद ही सब बैठा करते थे, अभी कोई भी नहीं बैठा था। मुझे बारीकी से बात करनी है अपनी पत्नी से। वह जानबूझकर बार बार पत्नी शब्द पर जोर दे रहा था। हमारा नाम स्नेहा चिंतन ही है। वह दूसरी तरफ से स्नेहा की गुस्से से भरी आवाज़ उसकी कानों से टकराई थी। कुछ पल के लिए उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या उस लड़की का गुस्सा था? उसका बस नहीं चल रहा था। अभी पर्दा हटाकर उसे खींचकर अपने सामने लेकर आए। जिसकी आवाज़ इतनी क्यूट थी, वह खुद देखने में कितनी प्यारी होगी। माहिर पहले अपने घमंड और गुरूर के लिए ऐसे ही ज़बरदस्ती करने पर छोड़ देने के मूड में तो नहीं था, और साथ अपने अंकल से किया वादा उसे पूरी तरह से रोके हुए था। मगर अब उस लड़की की आवाज़ सुनकर जैसे इच्छा ही बदल गई थी। जी, जब तक आप इस हवेली में हैं तब तक, क्योंकि उसके बाद तो आपको माहिर की माला ही जापनी होगी। वह आदमी बिना आसपास मौजूद लोगों का ख्याल किए बिना बोलता स्नेहा को सर से पैर तक लाल कर गया था। हमें उनसे बात ही नहीं करनी, मुंह बनाती अपनी जगह से उठी थी। उसके हिलने पर उसके दाएं पैर में पहनी हुई पायल की झनकार माहिर के कानों में गूंजी थी। उसे अब एक और अजीब एहसास ने घेर लिया था। उसकी आंखों की मुस्कान गहरी हुई थी। वह उसके नाराज़गी भरे शब्द सुन चुका था। पहले ये तो साबित कर दो कि आप ही हमारी पत्नी हैं। वे अचानक बोलता उसके कदम रुक गए। हाँ, हम ही आपकी पत्नी हैं। फिर से वही कांपती आवाज़ उसकी कानों से टकराई थी। वह अपने दांतों तले होठों को दबाकर मुस्कुरा गया था। मुझे विश्वास दिलवाइए, वह सख्त शब्दों में बोला था, जबकि उसकी खूबसूरत भूरी निगाहें गुस्से में और ज़्यादा हसीन बन रही थी। हम कैसे विश्वास दिलाएं? वह नाराज़गी भरी निगाहों में माँ को देखते गुस्से से बोली थी। वह यहाँ से जाना चाहती थी। सीमा देवी ने उसे ज़बरदस्ती वापस बिठाया था। उसकी हल्की सी तेज होती आवाज़ पर माहिर उसके गुस्से की हद देखता बहुत मुश्किल से अपना ठहाका रोक पाया था। उसके सोच में उस नाजुक सी लड़की का बहुत खूबसूरत सा चेहरा छप चुका था। सामने आइए मेरे, उसकी गंभीर भारी आवाज़ पर एकदम बोझल हुई थी। स्नेहा का दिल जोर से धड़क उठा था। वह कुछ नहीं बोली थी। उसका पूरा जिस्म डर से कांप चुका था। अगर उसे अपनी माँ और मौसी का सहारा न होता तो वह अब तक पीछे गिर चुकी होती। आपने ये मजाक करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? आपको क्या लगा था उसे ऐसी बेहुदा हरकत के बाद मैं आपकी बेटी से ये पवित्र शादी का बंधन ख़त्म कर दूँगा? भूल है आपकी। अब अगर आपको मुझसे रिश्ता ख़त्म करना है तो मेरे दरवाजे पर आना होगा, तभी इस समस्या का हल निकलेगा। अब की बार मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आपकी बेटी को खुद चलकर मेरे पास आना होगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ। वह अपनी बात पूरी ना होती महसूस करता। अब की बार अपनी बात बहुत गंभीरता और दो टूक अंदाज में कहा और वहाँ से निकल आया था, जबकि चिंतन साहब समेत वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर हैरानी के असर थे। वह बाहर आता, लंबे लंबे टेक भरता, बाहर निकलता तो जैन साहब भी वहाँ मौजूद सब लोगों को एक निगाह देखते उसके पीछे ही बाहर निकले। उस वक्त माहिर का चेहरा इस तरह चुप था कि ना ही जैन से कुछ पूछा, ना ही विनीत साहब ने कुछ कहा। इधर बहुत हलचल मची हुई थी, हद हो गई।
उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे हवेली में ही हमें ललकार कर जाएगा। जी चाहता है सीधा मौत के घाट उतार दूं उसे। यथार्थ गुस्से में आता दहाड़ा था। सब्र रखो मेरी जान, एक बार ये रिश्ता ख़त्म हो जाए फिर बताएंगे। वह जिस घमंड और गुरूर के साथ यहाँ से गया है, ऐसे ही उससे अपनी बेटी का रिश्ता ख़त्म ना किया तो मेरा नाम भी चिंतन नहीं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वे हद से ज़्यादा दिमाग पर भरोसा रखते थे और अब फिर से किसी चाल के लिए प्लानिंग करने लगे थे। जबकि सीमा देवी और रुक्मणी देवी और बबीता ये तीनों चिंतन की पत्नी थी और ये भी बड़ी अफसोस में दिखाई दे रही थी। चिंतन साहब ने 3-3 शादियाँ की थी, लेकिन औलाद 2 औरतों के हिस्से में आई थी। सीमा देवी की बेटी स्नेहा थी और रुक्मणी देवी का बेटा यथार्थ था। उसी की उन लोगों ने काफ़ी हद तक धुलाई कर दी थी, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ गया था। अब ये औरतें सिर्फ बस अफसोस से सर झटक कर रह गई थी। वह इस हवेली की एक इकलौती बेटी थी और सब मिलकर उसको अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और वह बिना उस हवेली के मर्दों की साजिश दिमागी को समझने के बजाय उनके हाथों की कठपुतली बनती जा रही थी। जो उसके पिता और सौतेले भाई कहते वह उसे ही आखिरी शब्द मान लेती। वह दिल जान से भरोसा करती, जो सीमा देवी को सख्त गुस्सा दिलाता था। इधर माहिर के फैमिली में सभी परेशान बैठे थे, क्योंकि उसने साफ शब्दों में सबको बता दिया था कि वो मर जाएगा या मार देगा। स्नेहा का वो कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वह उनके खून की नदियाँ ही क्यों ना बहानी पड़ जाए। पर सब जानते थे कि चिंतन साहब किसी भी हाल में अपनी बेटी को उस परिवार में नहीं आने देंगे। जो रिश्ता 10 साल पहले स्नेहा के दादा ने और उसकी दादी ने जोड़ा था, जो इन दोनों परिवारों के दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए किया गया था, आज वह फिर से दुश्मनी और नफ़रत की भेंट चढ़ रहे थे, जिसे अब आखिरी बात माहिर ख़त्म करने वाला था। और फिर उस माहिर की बात मान ली गई थी। चिंतन साहब अपनी बेटी को अकेले ही माहिर के पास भेज चुके थे। सीमा देवी ने उन्हें किस तरह राज़ी किया, जानने के लिए ये सिर्फ वही जानती थी। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी थी। अंदर चलिए माहिर पहले से मौजूद उसका इंतज़ार कर रहा था। एक ही नज़र में उसका भरपूर दीदार कर चुका था। वह पूरा खुद को सर से पांव तक ढक रखी थी। वह एक नज़र उसे देखता, बड़ी गंभीर शब्दों में बोलता। स्नेहा ने गहरी सांस भरते हिम्मत बांधे अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी थी। तुम जा सकते हो, विराज साहब ने कहा था। यहीं रुकना है। ड्राइवर सर झुकाए धीरे से कहा। ये मेरा घर है और यहाँ के फैसले मैं खुद ही करता हूँ। तुम जा सकते हो। अब की बार ठंडे शब्दों में सीधी बात की थी। ड्राइवर चुप्पी से बाहर निकल गया था, जबकि वह आज अपनी पत्नी के आमने सामने होने के ख्याल से दिल को अपनी मामूली के रफ्तार से धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। अंदर जाने के बजाय वह फ़ोन अपने ससुर को मिला गया था। माहिर बात कर रहा हूँ। विराज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्नी को सुरक्षा से मुझ तक पहुँचाने का। वह अपने पति के साथ इस वक्त बिल्कुल सुरक्षित है। आपको उनके लिए फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस वक्त वह उस इंसान के पास है जो इस दुनिया में उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार रखता है। इसलिए कोई भी फालतू की बात सोचने और करने की ज़रूरत नहीं। आपको कहा था ना, तुम माहिर अपने वादों के बहुत पक्के हो, फिर कैसे मैं अपने दादा ससुर से किया वादा तोड़ देता। वीर दादा ने बहुत भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर थोपी थी। आपकी बात मानकर उस महान हस्ती को परेशानी नहीं पहुंचा सकता हूँ। मेरी ये छोटी सी आपके साथ लड़ाई होगी। इतना वक्त आपने मेरी पत्नी को अपने पास रखा, मुझे उनसे मिलने तक ना दिया। अब मैं अपनी पत्नी बनाकर कुछ वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ। हाँ, मगर वादा अभी भी वही है कि मेरा आखिरी शब्द वही होगा जो आपकी बेटी चाहेगी। माहिर उन्हें कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उन पर बिजली गिरा गया था। उसका सब पत्नी पर जोर देता। चिंतन साहब के आगे उसकी बात का मतलब अच्छी तरह बता चुका था। इससे पहले कि चिंतन साहब अपनी बात कह पाते, वह कॉल कट कर गया था। उसने जो भी किया था, इस सब का पता किसी को नहीं था। वह इतने वक्त से चुप बैठा था क्योंकि उसके पापा ने इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए रोक रखा था। लेकिन ये बात उसे इस हवेली में आकर समझ में आ गई थी। वे लोग उसके परिवार वालों की शराफत और नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। अब तक वे लोग प्लानिंग करते आए थे। उसने आज पहली बार अपना दाव खेला था और उन सब के चारों कोने चित कर गया था। इधर बहुत हलचल मची हुई थी। अंदर आया तो वह अपना मुंह दूसरी तरफ करे बैठी थी। स्नेहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी तरफ देखिए। उसे बोलता उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा गया था। अपनी जगह एकदम खड़ी, वो हिलने के काबिल न रही। कुछ पल चुप्पी में बीती थी। क्या आप अपना मुंह मेरी तरफ करेंगी? मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो बहुत प्यार से उससे बोल रहा था। उसकी वही गंभीर आवाज़ से स्नेहा की हथेलियाँ भीग गई थी। उसका शब्द आज उस दिन से ज़्यादा नरम होने वाला था।
मैं यहाँ आपके कहने पर आई हूँ। आप मुझे इस रिश्ते से छुटकारा दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। अभी तक इस बात से ही बेखबर थी उसके साथ क्या हो चुका है। उस लड़की की उस मासूमियत पर माहिर के होंठ बेकाबू ही मुस्कुराए थे। वही कांपता हुआ शब्द उसे शर्मा कर रख दिया था। पिछले कुछ दिनों में उसके शब्दों को बहुत मिस किया गया था। ये लड़की उसकी थी और उसी के पास आना था। अगर मैं आपकी मांग पूरी ना करूं तो मैं हमेशा के लिए आपको यहाँ रख लूं तो क्या करोगी? वह अभी अपने फैसले पर डटा खड़ा था। उसकी पीठ को घूर रहा था। वह तो अभी बहुत कांप रही थी। माहिर उस लड़की को देखने के लिए बेताब था। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पापा के आगे आपकी शिकायत करूंगी। उसे अपने पापा के आगे कुछ नहीं सूझता था। माहिर इस नाम को और ज़्यादा सुनने की इच्छा नहीं कर रहा था। ये लड़की बुरी तरह से अपने पापा की बातों में आ गई थी। उसे देखकर अच्छे से पता चल रहा था जिसकी हर बात में ही उसके पिता का नाम आता। ये बात माहिर को बहुत गुस्सा दिला रही थी। आप इस वक्त अपने पिता के घर में खड़ी हो जहाँ सिर्फ माहिर की इजाज़त होती है। यहाँ ना तो आपके पापा आ सकते हैं और ना ही उनकी सुनी जाएगी। मैं आपको आपके पापा से छीन कर यहाँ लेकर आया हूँ। वह बारीकी से बताता स्नेहा के होश उड़ा गया था। उसे तो यही लगा था कि वह कुछ देर के लिए यहाँ भेजी गई थी। मगर ये आदमी क्या बोल रहा था? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ड्राइवर को बुलाइए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके अंदर छुपा डर माहिर के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी कर गया था। आप मुझसे इतनी डर क्यों रही हैं? आपको खा तो नहीं जाऊंगा ना? आप तो मेरी मालकिन हैं, मेरी पत्नी हैं, मैं आपका पति हूँ। हमारी बचपन में शादी हुई है। इसी शादी को तोड़ने के लिए आपके पिता अपनी एड़ी रगड़ चुके हैं। ये अब तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। उसके तरफ कदम बढ़ाता ये सब कुछ बोल गया था। मैं तुम्हारा पति हूँ, आपको देखने का अधिकार है। उसके तरफ कदम बढ़ाता बड़े प्यार से बोल रहा था। वह उस भारी आवाज़ के मालिक को देखने की इच्छा सर चढ़कर बोल चुकी थी, मेरे करीब मत आना। वह मुंह मोड़कर अपने चेहरे को शॉल से ढकने लगी थी। उसे अपनी इज्जत और शर्म हया खतरे में लग रही थी। वह अपनी जगह से आगे बढ़ती दीवार के साथ जाकर खड़ी हुई थी। उसके उठते कदम पर पायल की झनकार माहिर के ध्यान को अपनी तरफ खींचते के साथ उसके दिल में हलचल सी मचा गई थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, उसने अपने शब्दों पर जोर दिए थे। कदमों की हरकत नहीं रुकी थी। मैं नहीं मानती, वह गुस्से में बोली थी। आवाज़ में नरमी घुली हुई थी। अब उसे और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिक्र मत करो, आपका पति सब मनवा लेगा। एक बार अपना दीदार तो करवाओ, इतना जुल्म मत करो। वह उसके पीछे कुछ कदमों के फासले पर आकर रुका था। अगर आपने मेरा पर्दा हटाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, भीगी आंखों में बोली। अपने शब्दों से माहिर का सब्र अजमा गई थी। उस लड़की की मासूम धमकियाँ उसे और ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी। उसे देखकर मजाक लग रहा था। वह इतनी जल्दी उसके आगे अपने आप को नहीं सौंपने वाली थी। मगर सामने भी माहिर था। आज तक हर जगह अपनी पहचान बना चुका था, अपनी बातें मनवा चुका था। यहाँ कैसे पीछे रह जाता? सुना है तुम धर्म को बहुत फॉलो करती हो और देवी देवताओं को मानती हो, पर तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे पति के अधिकार क्या हैं, पति से कैसे बात की जाती है। ये सब बात करता अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। वह और ज़्यादा आगे होता। उसकी खुशबू स्नेहा के आसपास पूरी तरह फैल चुकी थी। स्नेहा को उसकी ये महकती खुशबू भी महसूस करना पापी सा लग रहा था। इतनी देर तक नाक बंद करने से अब उसकी सांस फूलने लगी थी। वह सर से पैर तक खुद को इस तरह से ढके हुए थी, उसके जिस्म का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था। उसने हाथ बढ़ाया था। एक झटके से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया। उसकी पकड़ इतनी जोर की थी, स्नेहा के हाथ से उसके शॉल का पल्लू फिसल कर नीचे गिरा था। उसकी दूधिया गुलाबी हथेली माहिर के नज़रों में आ चुकी थी, मगर चेहरे को उसने अब तक अपने दुपट्टे से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से एक गेरुआ रंग के सूट पहनी हुई थी, जो देखकर माहिर की आंखों में प्यार उभरा था। गेरुआ कलर उसका फेवरेट कलर था, मगर ये भी जानता था ये लड़की कलर जानबूझकर पहन कर आई थी। उसकी सादगी भी उस पर गजब ढा रही थी। अच्छा ही था वह कोई श्रृंगार करके नहीं आई थी, वरना माहिर अपने दिल को कैसे संभाल पाता। प्लीज़ छोड़िए मुझे, मुझे वापस जाना है। अब वो घबराई थी, सामने वाले आदमी के इरादों से डर रही थी। चली जाओ वापस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा अधिकार मुझे देकर जाओ। वह अब भी जरा सा 2 कदम उसकी तरफ बढ़ता, उसके कमर पर हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींच गया था। नरम गुदगुदा कमर पर हाथ रखते माहिर का अपना दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था, जबकि स्नेहा का तो सांस ही गले में अटक गया था। ऐसा कुछ यह आदमी करेगा, उसे अंदाज़ा भी तो नहीं था। अभी कुछ कहती कि माहिर ने उसे एक बाजू से जोर से भींचे अपने सीने से लगाते ज़मीन से ऊपर उठा लिया था।
स्नेहा का दिल धक से रह गया। पहले ही मुलाकात, वह भी इतनी जहर वाली। वह तो सुन्न ही पड़ गई थी। तो उसके खूबसूरत मनमोहिनी चेहरे में खो सा गया था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी सोच से भी ज़्यादा। माहिर ने उसके जिस्म अपने धड़कनों में महसूस किया तो होश हवास खोने लगा था। अगले ही पल वह उसके खुद से लगाए बिस्तर पर आता, बहुत सावधानी से और नरमी से बिस्तर पर लिटाता उस पर जरा सा झुक गया। वह बिदकी थी, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ दूर हटिए। ये किस तरह मुझे अपने पापों में शामिल कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो और हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो इसमें पाप करने वाली कौन सी बात है? सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा आप पर है। तुम क्या, कोई भी मुझसे आपको छीन नहीं सकता। वह कहते हुए उसकी शॉल बहुत आराम से निकालता एक तरफ रख दिया। सने ने बहुत हिम्मत करते उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर हटाना चाहा। वह अपने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़े तकिया के ऊपर गिरा गया। धीरे से उसके माथे पर अपना होंठ रखे एक अजीब सी हालत पैदा हुई थी। सनेहा के दिल में एकदम से हलचल मची थी, क्योंकि सामने वाला आदमी भी गजब था, जिस पर नज़रें हटाना बड़ा मुश्किल था। उसका दिल भी उस पर बेईमान हो रहा था, लेकिन वह अपने परिवार वालों के दबाव में आकर उससे ये सब नाटक कर रही थी। अब आंखें मीचे उस पल को अपने दिल में इतना महसूस करती, सर से पांव तक कांप उठी थी। उसके गाल पर अपने होंठ रखता माहिर का दिल और ज़्यादा उसे उस्काने लगा। वह आंखें मीचे उसके चेहरे पर अपना प्यार बिखेरता चला गया। दोनों की सांसें गहरी हुई थी। माहिर के खून ने जोश मारा था। अगले ही पल वह अपनी शर्ट उतारता उस पर फिर से झुका था। उसका मजबूत जिस्म, कसरती बॉडी को देखकर स्नेहा तो थूक निकलती शर्मा चुकी थी, जबकि वह अगले ही पल उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता उनको दीवानों की तरह चूमने लगा था। माहिर उसके हुस्न के आगे आज बिल्कुल ढेर हो गया था। आज वह उसे अपना बनाने वाला था, ताकि वह उस डिवोर्स जैसी शब्द को दोबारा अपने जुबान पर न लाए। वह उस पर मोहब्बत से बरसता, उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। उसे उस हालत में करता। लाइट डिम कर गया। वह हिचकियों से रो दी, ऐसे मत करो प्लीज़ माहिर, प्लीज़। वह उसका चेहरा मुट्ठियों में भरते उसके होंठों पर छोटी छोटी किस करता बेबसी से बोला था। उसके जज्बात ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया था, पर वह उस लड़की को तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहता था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हैं। वह रो दी हिचकियों से। वह बोला था, कौन सी ज़बरदस्ती? इतने प्यार से तो प्यार कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती तो गुस्से में होती है। मैं तो गुस्से में नहीं हूँ। मैं तो आपको देखकर आपके इश्क में पड़ गया हूँ। वह उसे धीरे धीरे अपनी बातों से रिलैक्स करता। वह उसे अपना महसूस करवाता, उसे रोंगटे खड़े कर रहा था। मुझे डर है। वह उसके कंधे पर हाथ धरे बोल पड़ी। वह अपनी बात पूरी न कर पाई। माहिर ने कहा, तुम अपने सारे डर मुझे दे दो स्नेहा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें सर से पैर तक बिना कपड़ों का देख सकता हूँ। वह धीरे से चूमता, उसका पैर से सर तक उसे चूमता उसकी आत्मा की गहराइयों में शामिल हो चुका था। उसे अब सिसकने पर मजबूर कर दिया था। उसने बहुत कोशिश की वह उसे तकलीफ़ ना दे, लेकिन उसके आंसू टूटकर बरस रहे थे। वह माहिर की सोच से भी ज़्यादा नाजुक निकली थी। उसके सीने पर मुक्के बरसाते अब बराबर रो रही थी। रिलैक्स स्नेहा। वह फिर से उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा था और वह उससे आनाकानी करती माहिर को और ज़्यादा जुनून में ले जा रहा था। आज तो वो पीछे हटने वाला था ही नहीं। अपना सारा जुनून उस नाजुक जान पर निकालने लगा था। आने वाले वक्त से बेखबर उस वक्त अपनी जान से प्यारी पत्नी के साथ सब कुछ कर गया था। उसे एक पल भी सांस ना लेने दिया था। उसके सिसकियों को दबाता, जोर से उसे चीखने पर मजबूर कर गया था। अब पूरा बिस्तर लाल हो चुका था, लेकिन वह तो अपनी महबूबा पत्नी को देखते मदहोश हो चुका था। उन पलों को जी रहा था। वह स्नेहा को पूरा अपना बना चुका था। स्नेहा उसके हर अंदाज पर गहरी सांस भरते रह गई थी। उसने सच में उसे बहुत प्यार और जुनून से समेटा था, लेकिन फिर भी स्नेहा को ये बहुत दर्द दे गया था। पहला प्यार था जो उसे अपने पति से मिला था, जिससे बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी संबंध जोड़ गया था। अब देखना ये था कि ये रिश्ता किस हद तक निभा पाती है। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या स्नेहा के पिता ये सब स्वीकार कर पाएंगे? आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी जो स्नेहा को बड़ी आराम से उसके घर में भेज दिया गया था? क्या स्नेहा वापस लौटेगी या फिर अपने पति को स्वीकार कर इसी घर में रहेगी? इसका पूरा भाग देखने के लिए आप इसके कैप्शन में जा सकते हैं, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।